हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है। आज हम 8 और 9 जून से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनसे बनने वाले 8 चुनिंदा एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और साथ में इन क्वेश्चंस के जो भी स्टैटिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। और हमारा आज से हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है कि हम लोग एमसीक्यू तो करेंगे ही, साथ में जो भी डेली इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स होते हैं उनको भी हम लोग आपके लिए इस सीरीज़ में हमने ऐड कर दिया है। तो आज से जो सीरीज़ हमारी चल रही है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के से भी करवाइए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली इन न्यूज़ कामिकाज़े ड्रोन स्ट्राइक द एयर डिफेंस सिस्टम। यहाँ पूछा है कि हाल ही में समाचारों में रहा कामिकेज़ ड्रोन ने किस देश की हवाई रक्षा प्रणाली पर हमला किया है, ठीक है। कामिकाज़े ड्रोन की बात यहाँ पर हो रही है, तो क्या वो यूएसए मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा प्रणाली पर हमला करा गया है, ईरान पे, इजराइल पे या फिर हमास की। तो इसका सही आंसर है इजराइल, ठीक है। तो जो कामिकाज़ा ड्रोन है, ठीक है, जो कामिकाज़ा ड्रोन है उसने इजराइल का आयरन डोम जो है, ठीक है, इजराइल का क्या है आयरन डोम पर हमला किया है, ऐसा खबरों में बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन डोम क्या है, आयरन डोम इजराइल का एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल को जो बाहरी हमले होते हैं ना, चाहे वो मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, उनसे बचाता है। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ ऐसी आ रही है कि कामिकाज़ा ड्रोन ने इजराइल के आयरन डोम को ही उड़ा दिया है, उसको नष्ट कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये जो कामिकाज़ा ड्रोन है ये भेजा किसने है, ठीक है, किसने इससे हमला करवाया है। तो जो कामिकाज़ा ड्रोन है ये ऐसा बोला जा रहा है कि ये लेबनान का है, ठीक है। जो लेबनान कहाँ पर है, लेबनान है इजराइल के नॉर्थ में, ठीक है, इजराइल के उत्तर में, ठीक है, इजराइल के उत्तर में ये पड़ता है लेबनान देश। अब यहाँ पर खबरों में ये भी आ रहा है कि जो कामिकाज़ा ड्रोन है, ठीक है, जो कामिकाज़ा ड्रोन है असलियत में किसका है, ये ईरान का है। ईरान ने लेबनान में, ठीक है, जो लेबनान देश है वहाँ पर एक हिजबुल्ला, जैसे कि अगर हम बात करें इजराइल में एक हमास है, ठीक है ना, इजराइल में हमास है, ऐसे ही लेबनान में हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला को एक हम बोले तो ये एक आतंकी गतिविधियों को करने वाला एक ग्रुप है हिजबुल्ला, तो उसको सपोर्ट करता है। तो इसने यही जो कामिकाज़ा ड्रोन है ईरान ने हिजबुल्ला को प्रोवाइड करवाया है और ईरान के ऊपर अटैक करवाया है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये बात होगी, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि ये लेबनान है कहाँ पर, ठीक है। अगर हम बड़े पूरे वर्ल्ड मैप में देखें तो ये जो एरिया है यहाँ पर आपको इजराइल, ईरान, जॉर्डन, ये इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान, सीरिया, ये सारा का सारा मिलेगा, ठीक है। अगर जूम करके देखें यहाँ पर तो ये देखिए, ये जो है ये आपका पूरा का पूरा इजराइल है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हमास का है, ठीक है, ये हमास का है, ये आपका गाज़ा पट्टी हो गई, ठीक है, मतलब कि गाज़ा स्ट्रिप हो गई। उसके बाद यहाँ पर अगर हम चलें तो ऊपर की साइड, तो इस साइड में यहाँ पर आता है आपका जॉर्डन आता है, ठीक है, यहाँ पर सीरिया आ जाता है और यहाँ पर ये जो एरिया है ये आता है लेबनान का, ठीक है। तो लेबनान ने ही अटैक करा है इजराइल पर अपने ड्रोन के द्वारा। और नीचे आता है इजिप्ट। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इजराइल कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। चलिए वापस चलते हैं। अब रही बात कामिकाज़ा ड्रोन के बारे में। अब ये जो कामिकाज़ा ड्रोन है ये एक तरीके का अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, ठीक है। अनमैन्ड का मतलब क्या होगा, ऐसा ड्रोन जिसमें भी कोई मैन नहीं है, कोई इंसान नहीं होता है। अब इसको जो बोला जाता है ये एक सुसाइडल ड्रोन है, ठीक है, सुसाइडल ड्रोन है। मतलब इस टाइप का ड्रोन है जो कि उसका मकसद ये होता है कि इसको ये जाएगा, मान लो इस पर टारगेट करना है, इस एरिया पे टारगेट करना है, तो ये जाके ड्रोन खुद ही जाके फट जाएगा और इस एरिया में भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसको हमने क्या बोला, सुसाइडल ड्रोन बोला,
अब इसका जो नाम है कामिकाज़ा आया कहाँ से है? असलियत में जो वर्ल्ड वार सेकंड था, मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध था, वहाँ पर जो जापान के कुछ पायलट्स थे जिनको बोला जाता था कामिकाज़े पायलट्स, ठीक है, कामिकाज़े पायलट के नाम से जाना जाता था। तो उन जो पायलट थे उनका ये काम था कि इंटेंशनली वो क्या करते थे, अपने जो उनका जो प्लेन होता था, एयरक्राफ्ट था, उसके अंदर बम एक्सप्लोसिव भरते थे, ठीक है, और खुद वहाँ बैठ जाते थे। और फिर मान लो कि उनको इस एरिया में अटैक करना है तो ये अपने ही प्लेन को इंटेंशनली जानबूझ के क्रैश करवा देते थे, उससे वो खुद भी मर जाते थे, साथ में ये जो एरिया है यूएसजी ब्लास्ट हो जाता था। ये जो एरिया है मतलब दुश्मन का जो टारगेट है, अड्डा है, वो ब्लास्ट कर देते थे। तो इसीलिए उन कामिकाज़ा पायलट का मतलब यही था कि ऐसे पायलट जो इंटेंशनली सुसाइड करेंगे, ठीक है, इंटेंशनली सुसाइड करेंगे, मरेंगे और जाके दुश्मन के जो अड्डे हैं उनका विनाश डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उसी के नाम पर, उन्हीं पायलट्स के नाम पर इस ड्रोन का नाम रखा गया है, जिसको बोला गया है कामिकाज़ा ड्रोन बोला गया है, ठीक है। ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। और साथ में अगर हम बात करें कि जो इज़राइल का जो आयरन डोम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो उसने डिटेक्ट कैसे नहीं कर पाया ये कामिकाज़े ड्रोन को? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जो ये ड्रोन था, ऐसा बोला जा रहा है, इसका जो साइज़ है एक चिड़िया, एक बर्ड के बराबर है, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया है, ठीक है। ये वाली बात होगी। तो वो एक मान लो कि चिड़िया के हिसाब से ये कंफ्यूज कर गया उससे, ठीक है। अब ये जो है, जो ड्रोन है, अगर ये बात करें तो ये एक एल्टीट्यूड पर उड़ता है, एक जो ऊंचाई है उस पर उड़ता है, जहाँ पर कि ये उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कामिकाज़े ड्रोन को जो ईरान का जो आयरन डोम है वो डिटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन ये तो हमारी हो गई इंपॉर्टेंट खबर, हो गई पॉइंट्स हो गए, सारे के सारे बात हो गई। और साथ में अगर हम बात करें कि इस टाइप के जो ड्रोन्स हैं वो केवल लेबनान, ईरान के पास नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें तो रशिया, चाइना, इज़राइल, ईरान, तुर्की, इन सब के पास भी इस टाइप के ड्रोन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन इज़राइल का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि मेरा आयरन डोम नष्ट हो गया है। इज़राइल अब ये बोल रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं, उसने बोला है कि जो मेरे आयरन डोम को, जिसको भी तबाह करा गया है, डिस्ट्रॉय जो करा गया है मेरे आयरन डोम को, वो तो एक डमी था, वो असली आयरन डोम था ही नहीं। इज़राइल का ये कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इज़राइल का भी पॉइंट ऑफ व्यू जान लिया। यहाँ पर हमने ये भी जान लिया कि कामिकाज़ा ड्रोन कहाँ से आए हैं, उनका नाम ऐसा क्यों रखा गया है और किसने अटैक करा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये क्वेश्चन सारा सही कर आएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने वन लाइनर पर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट वन लाइनर हमारा क्या है कि एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया है जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम एक अभियान चालू करा गया है। वो किसने स्टार्ट करा गया है? वो है हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इनिशिएटिव कैंपेन स्टार्ट करा गया है। और कब स्टार्ट करा गया है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 5 जून को बनाया जाता है। कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम है, कैंपेन है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको स्टार्ट करा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितनी इंपॉर्टेंट बात सीखी कि एक पेड़ माँ के नाम भी एक कैंपेन चल रहा है। अभी देखिए ऐसे ही वन लाइनर हम लोग अपने एमसीक्यूज़ के बीच में आपके लाते रहेंगे। एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद वन लाइनर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर होगा। और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली के वन लाइनर है, इससे आपके करंट अफेयर तो हो ही जाएंगे, साथ में मतलब बहुत सारा चीज़ आपकी कवर होते हुए चलेगी, ठीक है। स्टैटिक भी कवर हो जाएगा, करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक बोले तो बहुत अच्छा पैकेज है ये, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बच्चों में और बताइए। चलिए अब जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने अपने चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चला रखी हैं, जिसमें से कि पहली सीरीज़ है हमारी जीएस एमसीक्यूज़ की, ठीक है, जिसको मैं आपको करवा रही हूँ। दूसरी हमारी पॉलिटी की, जहाँ पर कि हम लोग 10 एमसीक्यूज़ करवाते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी पॉलिटी की जो वीडियोज़ है बना दी हैं, आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़, एनसीईआरटी को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला हमारा पार्ट है कि एनसीईआरटी डिटेल एनालिसिस, यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज डिटेल में आपको पढ़ाते हैं, साथ में आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद जो भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं, और इससे जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कवर करवाते हैं। और ये जो हमारी सीरीज़ है वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चैनल्स हैं, वो आपसे एनसीईआरटी कवर करवाने के पैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, एक भी पैसा नहीं लिया जाता।
फिर है हमारी ट्रिक्स की वीडियो, जहाँ पर कि हम लोग इम्पॉर्टेंट 5 MCQs को लेकर चलते हैं। ट्रिक्स से फन में आपको पूरा का पूरा जो 5 MCQs हैं ईजी तरीके से आपको कवर करवाते हैं, ठीक है। फिर हमारी करंट अफेयर की मंथली वीडियो, यहाँ पर हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट पिछले महीने में जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनको केवल 1 लाइनर्स में आपके लिए कंप्लीट करवा देते हैं। हमारी मई की वीडियो आ चुकी है, जिसको कि हमने केवल 61 लाइनर्स में कंप्लीट कराया, आप जाके उसको देख सकते हैं। फिर हमारी मेंस की टॉपिक्स, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी से मेंस लेके चल रहे हैं, उनके लिए हम लोग रेगुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मेंस की वीडियो लाते रहते हैं। और फिर हमारी जीएस की शॉर्ट वीडियोज़ हैं, टॉपिक्स हैं, जिसमें कि हम लोग कंसेप्ट क्लियरेंस पे ज़्यादा जोर देते हैं और कंसेप्ट को आपको क्लियर करवाते हैं। और अपने चैनल की कम्युनिटी पर हम रेगुलर क्वेश्चन डालते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। और ये जो जितनी भी सीरीज़ है वो सारी की सारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है, तो दोनों के दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चैनल में जाइए, देखिए, फ़ायदा उठाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों से भी कराइए। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेपो रेट रेफर्स टू, यहाँ पर ये बोला है कि रेपो रेट का संबंध है क्या? रेपो रेट द रेट एट विच गवर्नमेंट लेंड्स टू बैंक, क्या ये वो दर है जिस पर सरकार बैंक को उधार देती है, या फिर ये शॉर्ट टर्म रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड टू बैंक, यहाँ पर ये है कि ये क्या ये वो दर है जहाँ पर जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई है वो अल्पकालिक ऋण देती है बैंकों को, या फिर क्या ये वो बैंक गिव्स लोन टू आरबीआई एट अ शॉर्ट टर्म रेट, क्या यहाँ पर जो बैंक है वो आरबीआई को अल्प अवधि के दरों पर ऋण देता है, या फिर द रेट एट विच द गवर्नमेंट लैंड्स टू द बैंक, वह दर जिस पर सरकार बैंक को उधार देती है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है बी, कि ये एक शॉर्ट टर्म रेट है जहाँ पर कि आरबीआई जो है वो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको उधार देती है शॉर्ट टर्म पे, ठीक है। अब ये खबरों में क्या था? खबरों में ये था कि जो अभी आरबीआई ने, ठीक है, अभी आरबीआई ने क्या बोला है कि उसने जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा है, ठीक है, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं करी है, ठीक है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आरबीआई के रिजर्व रेपो रेट पर कोई भी बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं करी है, उसको अनचेंज रखा है, मतलब 6.5 ही रखा है। तो यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन बन के ये आ सकता है कि रेपो रेट क्या होता है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आम भाषा में अगर हम बोलें जो रेपो रेट है, ठीक है, जो आपका रेपो रेट होता है वो रेट है, वो दर है जहाँ पर कि जो आरबीआई है वो शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक हो गया, फिर कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देती है शॉर्ट अवधि के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेपो रेट हो गया, ठीक है। अब एग्जांपल अगर हम देते हैं कि मानो ये जो कमर्शियल बैंक ए है उसने आरबीआई से पैसा मांगा और आरबीआई ने रेपो रेट का रेट रख रखा है 6%, ठीक है। तो अगर आरबीआई ने इसको कमर्शियल बैंक को 100 रुपये दिए, तो जब ये कमर्शियल बैंक इसको वापस लौटाएगी तो इसको 106 रुपये लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब कि इस पर जो 100 रुपये पे जो इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगी, वो 6% की दर लगेगी। तो ये हमारा हो गया रेपो रेट हो गया, ठीक है। अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें, अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आरबीआई है, ठीक है, जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है शॉर्ट टर्म के लिए। अब ऐसा क्यों? कि कमर्शियल बैंक के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है वो आरबीआई के पास रख देती है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये हो जाता है जो भी मार्केट में जो एक्स्ट्रा पैसा घूम रहा होता है, आरबीआई ऐसा क्यों करती है? जो भी मार्केट में जो भी एक्स्ट्रा पैसा घूम रहा होता है जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेती है आरबीआई। तो रिवर्स रेपो रेट ये हो गया। अब जो रेपो रेट है उसका डायरेक्टली लिंक होता है लोन से, ठीक है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो लोन भी बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों ऐसा होगा? ये मान लीजिए कि 6% की जगह आरबीआई ने यहाँ पे 8% बढ़ा दिया, ठीक है, 8% कर दिया। तो जो
जो कमर्शियल बैंक है उनको अब 108 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके पास तो कमर्शियल बैंक को 2 रुपये का तो घाटा हो गया। अभी जो घाटा है वो किससे लेगा? वो हम ही लोगों से लेगा, उन लोगों से लेगा जो लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने 2 रुपये वसूलने के लिए जो कमर्शियल बैंक है वो लोन में भी क्या करेंगे कि उन लोगों से जब इंटरेस्ट लेंगे वो बढ़ा देंगे, 2 रुपये यहीं से लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर लोन का जो लोन वाले लोगों के लिए ये फ़ायदा नहीं होता है जब रेपो रेट बढ़ता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखना है। फिर है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग नोटा। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नोटा के संबंध में। ठीक है, नोट नहीं है, नोटा आएगा यहाँ पे, नोटा के संबंध में। ठीक है, फर्स्ट यूज इन 2023 असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट्स। ये बोला है कि विधानसभा के चुनाव में 2023 में पहली बार 5 राज्यों में इसको प्रयोग में लाया गया था। या फिर ये बोला गया है कि जो नोटा के रूप में डाले गए वोटों की गिनती नहीं होती है और इसको अमान्य वोट के रूप में माना जाता है। और ये बोला है कि जो मतदाताओं को अस्वीकार करने का अधिकार देता है, मतलब कि राइट टू रिजेक्ट देता है, या फिर सारे के सारे। यहाँ पूछा है हमसे, करेक्ट पूछा है, तो इसका सही आंसर है सी, कि ये जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, अब ये खबरों में क्या था? खबरों में इसलिए था क्योंकि अभी अभी ये खबर आई है कि हमारे देश में आपको पता है कि 18वीं लोकसभा के वोट हुए हैं। तो 18वीं लोकसभा के जो वोट हुए हैं उसमें अगर ओवरऑल इंडिया के बारे में बोला जाए, ठीक है, ओवरऑल भारत के बारे में बोला जाए, तो जो नोटा बटन की जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, नोटा के जो वोट देने वाले लोग हैं उनकी परसेंटेज घटी है। लेकिन यही जो परसेंटेज है, ये जो प्रतिशत है, ये अगर नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्वी इलाकों में, क्षेत्र में बोला जाए तो ये परसेंटेज बढ़ गई है। तो इसी को लेकर ये जो हमारी खबर थे, ये क्वेश्चन था, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं कि जो नोटा है, नोटा का मतलब क्या है? नन ऑफ द अबव। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वोट देने गए होंगे, तो उन लोगों ने इस टाइप के बटन देखे होंगे वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, उनके नाम और उनके सिंबल लगे होते हैं। तो जो सबसे लास्ट का जो बटन होता है वहाँ पर लिखा होता है नोटा। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। इसका मतलब क्या हुआ कि नोटा बटन का मतलब है कि ये एक ऑप्शन देता है वोटर्स को, ठीक है, मतदाताओं को ऑप्शन देता है कि जिन मतदाताओं को, जिन वोटर्स को इनमें से कोई भी वोटर जो कैंडिडेट है वो अच्छा नहीं लग रहा, वो उससे डिसअप्रूव है, तो उनको ये ऑप्शन देता है कि आप किसी को भी चूज़ मत करो, आप नोटा का बटन दबा दो, मतलब कि नन ऑफ द अबव, कि मुझे कोई भी पसंद नहीं है। इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो नोटा बटन है एक नेगेटिव ओपिनियन का हमें एक्सप्रेस करने का एक हमें अधिकार देता है। ये हो गया। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन में चलें तो जो नोटा है, ठीक है, जो नोटा है वो सबसे पहले 2023 नहीं बल्कि 2013 के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, जो कि 5 राज्यों में हुए थे, उनमें लाया गया था। साथ में जो नोटा है, ठीक है, अगर मान लो नोटा पे जो भी वोट डाले जाते हैं वो काउंट होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है काउंट नहीं होते हैं, वो काउंट होते हैं और उनको एक इनवैलिड वोट के हिसाब से माना जाता है, मतलब कि अमान्य वोट माना जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब ये देखिए, जो नोटा बटन का मतलब क्या है कि किसी भी जो कैंडिडेट है उसको वोट ना देना। तो नहीं दिया, इसका मतलब यही हो गया कि यहाँ पर जो नोटा पे जो वोट गए हैं वो मान्य है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर जो वोट दे रहे हैं, मतदान दे रहे हैं, एक सरकार को चलाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना, और नोटा में तो कैंडिडेट होता ही नहीं है, इसलिए इसके जो वोट हैं उनको इनवैलिड माना जाता है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम ये देखेंगे, अपना वन लाइनर देखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अमरावती विल बी द ऑफिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम 12 जून की जो अमरावती है, ठीक है, जो अमरावती है आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी होगी कब से? 12 जून 2024 से। इसको लिख लीजिए। आपसे ये जो हमारा जो क्वेश्चन है, जो वन लाइनर है, इससे आपसे डेट भी पूछी जा सकती है कि अमरावती को आधिकारिक ऑफिशियल कैपिटल कब से माना गया आंध्र प्रदेश की। अब ये देखिए, अगर हम मैप में देखें तो आंध्र प्रदेश आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ही उसकी अमरावती, और अगर ऊपर की साइड यहाँ पर आएगा आपका तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना और
आंध्र प्रदेश, ये पहले एक ही राज्य थे, लेकिन इनमें बाइफर्केशन करके 2014 में इसको अलग करा गया है। तेलंगाना को अलग राज्य बना दिया गया और आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया गया। अब अमरावती राजधानी बनेगी आंध्र प्रदेश की 12 जून 2024 से बन जाएगी। और अगर ठीक है, तो कब से बनेगी? 12 जून 2024 से अमरावती राजधानी बनेगी आंध्र प्रदेश की। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैविंग 1 लोकसभा सीट। ठीक है, इनमें से हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 1 लोकसभा सीट है। ठीक है, किस में है? क्या वो अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, मेघालय में है, या फिर ये नागालैंड में है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। ठीक है, जो नागालैंड जो राज्य है, जो कि उत्तर पूर्व मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, उसमें ये उसमें जो लोकसभा की जो सीट आती है वो आपकी 1 आती है। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखेंगे? अब इसको मैप में देखेंगे। ठीक है, जिन बच्चों के पास एटलस है वो एटलस निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक मैप ड्रॉ करा है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनको दर्शाया गया है। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो उसमें 8 राज्यों को इंक्लूड करा जाता है। ठीक है, और पूरे के पूरे जितने भी 8 राज्य हैं उनमें से 25 सीट्स आती हैं लोकसभा की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हम असम की बात करें, असम में बात करें तो लोकसभा की 14 सीटें हैं। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें आती हैं, और मणिपुर की बात करें तो 2 सीटें आती हैं लोकसभा की। ठीक है, मेघालय में भी 2 सीटें हैं, और त्रिपुरा में भी 2 सीटें होती हैं लोकसभा की। अगर हम एक एक लोकसभा की सीट बोलें तो ये मिज़ोरम की 1 सीट है। ठीक है, नागालैंड की 1 सीट है, और सिक्किम की 1 सीट है। ठीक है, ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राज्य में 1 सीट मिलती है लोकसभा की, किस में 2 सीटें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो नागालैंड, मिज़ोरम और सिक्किम में लोकसभा की 1 सीटें हैं। ठीक है, और असम में 14 हैं, और मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में 2-2 सीटें आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे 18वीं लोकसभा के जो इलेक्शन है वो संपन्न हुए हैं, ख़त्म हुए हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उससे पहले हम अपना 1 लाइनर देखते हैं। इसमें क्या है कि IIT बॉम्बे हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट इन दिस ईयर्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, कि IIT बॉम्बे ने इस वर्ष QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में प्रथम भारतीय संस्थान का दर्जा प्राप्त करा है। ये जो रैंकिंग है ये अक्सर क्वेश्चन में हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो कौन है? IIT बॉम्बे है। ठीक है, भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसको कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली डिक्लेयर ह्यूमन रेबीज नोटिफाइबल डिसीज़ अंडर एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897। यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में हाल ही में मानव रेबीज़ को महामारी अधिनियम के तहत, ठीक है, महामारी अधिनियम जो कि 1987 का है, उसके तहत उल्लेखनीय रोग के घोषित करा है। तो कौन सा राज्य है? क्या कश्मीर है, मतलब जम्मू कश्मीर है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या फिर असम है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उसने जो रेबीज़ है उसको एक नोटिफाइबल डिसीज़ घोषित करा है। किसके अंडर? एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 के अंदर। अब ये रेबीज़ क्या होती है? देखो, रेबीज़ जो होती है जो कुत्ते के काटने से, ठीक है, कोई भी डॉग है, ठीक है, डॉग बाइट से जो होती है, ठीक है, वो वाली बीमारी अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो उसकी वजह से जो बीमारी हो जाती है उसको हम बोलते हैं रेबीज़। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रेबीज़ है वो एक वायरल डिसीज़ है। ठीक है, वो एक वायरल डिसीज़ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये वैक्सीन प्रिवेंटिव है। ठीक है, मतलब कि इसका इलाज है, ये वैक्सीन से इसको बचाया जा सकता है, इसको फैलने से। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता है, उसकी जो लार होती है ना, कुत्ते की जो लार है उसमें यह वायरस, मतलब उसका जो सलाइवा है उसमें यह वायरस पाया जाता है। ठीक है, अगर कुत्ता किसी को काट ले
तो ये जो रेबीज़ का जो रोग है वो उसकी लार से उस इंसान के अंदर पहुंच जाएगा, जो कि एक खतरनाक रूप ले सकता है। अगर रेबीज़ किसी इंसान को हो जाती है तो उस इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, और किसी किसी केसेस में तो उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। ये इम्पॉर्टेंट हो गया। अब इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कुत्ते, ठीक है, कोई भी डॉगी है, कुत्ता है, ठीक है, अगर उसने किसी इंसान को खरोंच भी मार दी है, ठीक है, खरोंच मार दी है, स्क्रैचेस मार दिए हैं, और अगर उससे खून निकल कर आ गया है तो भी रेबीज़ का खतरा होता है, ठीक है। तो अच्छी बात क्या है कि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल है और वायरल डिसीज़ है, ये हमें इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। अब जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो डॉगीज़ हैं, ठीक है, जो कुत्ते हैं, जो पपीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, उनको ही वैक्सीनेट कर दो, जिससे कि अगर आप उनको वैक्सीनेट कर दोगे तो ये जो खतरा है कुत्ता ये रेबीज़ के फैलने का, ये घट सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेबीज़ के बारे में जान लिया, ठीक है, और हमने ये भी जान लिया कि ये जम्मू कश्मीर ने जो रेबीज़ है इसको एक नोटिफाइबल डिसीज़ का डिक्लेरेशन करी है, घोषित करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं वन लाइनर। वन लाइनर में क्या है कि इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस अब्रॉड बोइंग स्टार लाइनर इन द फर्स्ट क्रू मिशन। कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स प्रथम चालक दल अभियान के बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, सुनीता विलियम के बारे में है, तो आपको ये नोट कर लेना है। चलिए अब हमारा है कोया डांस एसोसिएटेड विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पूछा है जो कोया नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। क्या वो पंजाब से है, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, या फिर राजस्थान से है। अभी देखिए जो कोया ट्राइब है, जो कोया जनजाति है, वो बहुत ज़्यादा खबरों में है, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है कि कोया नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, तो वो है आपका उड़ीसा राज्य से, ठीक है। तो कोया हो गया। अगर हम बात करें जो आपका जो कोया जो ट्राइब है, ठीक है, मतलब जो जनजाति है, ठीक है, ये जो जनजाति है कोया नाम की, ये आपको कहाँ मिलती है, ये मिलती है जो गोदावरी नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है, गोदावरी जो नदी है उसके आसपास के दोनों साइड के इलाकों में मिलती है। अगर हम राज्यों की बात करें तो ये मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये मिल जाती है, ठीक है। अब ये जो ट्राइब है, देखो जनजाति है, तो ये जो पूजा करते हैं, ये जो जनजाति है ये पूजा करते हैं मदर गॉडेस की, ठीक है, मदर अर्थ की, ठीक है, मतलब हमारी पृथ्वी की, माँ पृथ्वी की ये पूजा करते हैं। और इनकी लैंग्वेज की बात करें, जो उनकी जो लैंग्वेज है, जो उनकी भाषा है, ठीक है, अगर इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा होती है कोई, उनकी भाषा को बोला जाता है कोई। और ये जो कोई लैंग्वेज है ये एक द्रविडियन लैंग्वेज, मतलब कि द्रविडियन भाषा है। द्रविडियन लैंग्वेज क्या हुई, जो कि भारत के इस वाले एरिया में बोली जाती है। चलिए अगर इनके हम लोग बात करें ट्रेडिशनल तरीके से अगर बोलें तो ये एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले लोग हैं, मतलब कि स्थानांतरित जो कृषि है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आज के ज़माने में जब हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं तो इनके यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट होने की वजह से ये एक तरीके अब ये लोग सेटल्ड कल्टीवेटर बन गए हैं, मतलब कि एक ही जगह पर रहकर कृषि वगैरह ये करते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टबैको कल्टीवेशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस बाय। यहाँ पर ये पूछा है कि भारत में तंबाकू की खेती किसके द्वारा शुरू करी गई, ठीक है। क्या वो पोर्तुगीज़ थे, इजिप्शियन थे, ब्रिटिशर्स थे, या फिर फ्रेंच लोग थे। तो इसका सही आंसर है पोर्तुगीज़, ठीक है। जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने ही तंबाकू और टबैको की कल्टीवेशन को हमारे भारत देश में इंट्रोड्यूस करा गया था। अब ये खबरों में था, क्यों था, क्योंकि 31 मई, ठीक है, 31 मई को नो टबैको डे मनाया गया है। अब ये जो दिन है नो टबैको डे, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1987 से मनाते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर इसका एम क्या होता है, अब इसका एम क्या है कि ये अवेयरनेस फैलाना कि ये जो टबैको है, ये जो तंबाकू है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है।
तो इसी को लेकर ये दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को ये मनाया जाता है। अगर इस बार के थीम की अगर हम बात करते हैं तो थीम है इसका प्रोटेक्टिंग, ठीक है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। इसको लिख लीजिए क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, थीम्स हैं, वो हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्या है? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, इसका ये थीम है। ये तो हमारी बात हो गई। अब हम ये देखते हैं कि जो टबैको है, तंबाकू की खेती भारत में भी होती है। अब भारत में प्रीडोमिनेंटली अगर देखें तो कहाँ पर उगाया जाता है? आंध्र प्रदेश में उगा दिया, गुजरात में, कर्नाटका में, यूपी और बिहार, इन राज्यों में तंबाकू की खेती होती है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, स्टैटिक था, सारा का सारा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, उससे पहले अगर हम ये देखेंगे कि टबैको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मतलब जो तंबाकू नियंत्रण करने के लिए जो पीवी सिंधु है, ठीक है, जो पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन स्टार है, पीवी सिंधु, इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तंबाकू के बारे में हमने क्वेश्चन डिस्कस करा, तो यहाँ पर इससे आपसे एक एम्बेसडर भी पूछा जा सकता है। चलिए अब है CISF कम्स अंडर, यहाँ पर ये पूछा है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल किस मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, CISF को बोला है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। क्या वो गृह मंत्रालय के अंडर आता है, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? तो ये आता है होम मिनिस्ट्री। अब ये देखो यहाँ पर ये CISF हमने क्वेश्चन में क्यों लिया, क्योंकि आप सबको पता होगा हाल ही में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ ट्रेंड कर रही थी कि जो CISF की जो एक वुमेन थी, महिला कर्मचारी थी, इन्होंने कंगना रनौत को स्लैप करा है, थप्पड़ मारा है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा खबरों में था। तो इससे हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने कब कैसे किसको थप्पड़ मारा, हमसे ये पूछा जाएगा कि CISF से हमसे क्वेश्चन बन सकता है। तो हम तो अपने हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इन बातों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें तो बस अपना न्यूज़ में से अपने लिए क्वेश्चन निकालना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या बना है कि CISF जो है वो कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, तो वो है होम मिनिस्ट्री के अंदर। और अगर CISF की और बात करें और स्टैटिक पोर्शन देखें तो इसको जस्टिस, ठीक है, इसको जस्टिस मुखर्जी कमेटी, ठीक है, जस्टिस मुखर्जी कमेटी के रिकमेंडेशन पे CISF को बनाया गया था। और अगर CAPF मतलब कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 7 तरीके की एक पुलिस फोर्स आती है, उसमें से एक जो है वो CISF है और बाकी बची 6 कौन सी है, वो है आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब कि BISF, फिर है ITBP मतलब कि तिब्बतन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गई, सशस्त्र सीमा बल हो गई, SSB हो गई, ठीक है, असम राइफल्स हमारी हो गई, फिर है हमारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और फिर है हमारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मतलब कि CRPF। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चन, साथ में हम लोगों ने 1 लाइनर्स को भी डिस्कस करा। ठीक है, इससे आप आशा करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, क्वेश्चन भी पता पड़ गए, खबरें पता पड़ गई, साथ में इंपॉर्टेंट 1 लाइनर भी आपको आज की वीडियो में पता पड़ गए। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये भी बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।